हेलो दोस्तों, मैं सीए मीना वर्मा और मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था इसको समझना चाहिए और फिर हमें समझना चाहिए कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्यों है, क्यों ये नया सब्जेक्ट आया हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो जनरली आप लोगों ने सीए इंटर तक पढ़ा है उसमें आपने क्या पढ़ा है कि हम कॉस्ट को एलोकेट कैसे करें फिनिश गुड में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या तो आपको पता है फिनिश गुड बनाती है या तो सर्विसेज देती है। तो जो भी फिनिश गुड आप बना रहे हो जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो सारी कॉस्ट है। तो उन कॉस्ट को उस फिनिश गुड में या अगर कोई फाइनल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है तो उस फाइनल सर्विसेज में उस कॉस्ट को कैसे एलोकेट करें, ये सारी चीजें आपने ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में पढ़ी हैं। आपने पढ़ा है कि डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो ओवरहेड्स होते हैं उनको हम कैसे फिनिश गुड में एलोकेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है और ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आती है। जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट होता है वो लार्जली कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस करता है। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, पहले आप उसे समझिए। आज की क्लास में हम कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच में डिफरेंसेस समझने जा रहे हैं। अगर हम लैंग्वेज देखें तो हमें कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब सेम लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, आज की क्लास में हम ये समझने जा रहे हैं। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने से पहले, प्रोडक्शन करने से पहले, उस फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने के लिए इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कॉस्ट लगेगी या इन फिनिश गुड से ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या टारगेट अचीव करना चाहती है, इसके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर लेती है। प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड सेट कर लेती है और जब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में प्रोडक्शन शुरू कर देता है तो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने के लिए एक्चुअल में कॉस्ट होने लग जाती है और ये फिनिश गुड मार्केट में सेल होने लग जाते हैं। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस फिनिश गुड के थ्रू अपने टारगेट्स अचीव करने लग जाती है। तो अब कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्शन से पहले जो टारगेट सेट किए थे, प्रोडक्शन से पहले जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की थी इन फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, और जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल में प्रोडक्शन शुरू हो गया है तो ये जो एक्चुअल में प्रोडक्शन शुरू हो गया इसमें जो कॉस्ट लग रही है इस कॉस्ट को सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। इसके बाद हम कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट और रिजल्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो भी फिनिश गुड आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उन फिनिश गुड, उन सर्विसेज की कॉस्ट क्या लगेगी। अभी आपने प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है और प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही आप इन फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने के लिए या इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए क्या कॉस्ट लगेगी उसके स्टैंडर्ड्स पहले ही फिक्स कर लेते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है कॉस्ट कंट्रोल का। अगला स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक्चुअल में फिनिश गुड प्रोड्यूस होने लग जाते हैं तो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल में कॉस्ट होने लगती है इस फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने के लिए या इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए एक्चुअल में कॉस्ट होने लगती है, या फिर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्चुअल रिजल्ट अचीव करने लग जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एक्चुअल कॉस्ट को मेजर करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करेंगे इसे हम बिल्कुल उसी तरह से मेजर करेंगे जिस तरह से हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे।
मान लेते हैं कि हम इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे उसे हमने ऑपरेशन वाइज सेट किया था। तो अब जब हम इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो हम इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी ऑपरेशन वाइज ही मेजर करेंगे। तो जो भी हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर रहे होते हैं उसे हम उसी मेथड से मेजर करेंगे जिन मेथड से हमने इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इस फिनिश गुड के स्टैंडर्ड सेट किए थे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एक्चुअल कॉस्ट थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक्चुअल रिजल्ट था, हम उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेट स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट या जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट या टारगेट आपने सेट किए थे उससे हम कंपेयर करते हैं। अब जो भी डेविएशंस आती हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, जो भी डेविएशंस आती हैं उन डेविएशंस को हम नोट करते हैं और उन डेविएशंस को हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएशंस एंड एक्शन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस और सेट स्टैंडर्ड को कंपेयर किया था, इसमें जो भी वेरिएशंस आए थे आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट किया था। अब उस वेरिएशन को एनालाइज किया जाता है। वेरिएशंस अगर फेवरेबल हैं तो अच्छी बात है, अगर वेरिएशंस अनफेवरेबल हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वेरिएशंस अनफेवरेबल क्यों आ रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ये वेरिएशंस अनफेवरेबल ना आए और उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होंगे, जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप होंगे उसे हम फॉलो करेंगे। उसके अलावा हमने इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टैंडर्ड सेट किए थे, अगर उसे चेंज करने की ज़रूरत है, उसे अमेंड करने की ज़रूरत है, तो हम उन स्टैंडर्ड्स को भी अमेंड कर सकते हैं। तो ये स्टेप होता है हम कॉस्ट कंट्रोल के अंदर फॉलो करते हैं, और जिन स्टेप को फॉलो करके हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन मैनेजमेंट की ऐसी अप्रोच होती है जिसमें ये माना जाता है कि कॉस्ट को फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है। मैनेजमेंट का मानना होता है यहाँ पे कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट नहीं होती है, और इसीलिए कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक के अंदर मैनेजमेंट हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करती है कि कहाँ पे कॉस्ट को और रिड्यूस किया जा सकता है। हर पॉसिबिलिटी को मैनेजमेंट का ऐसा मानना होता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जहां फर्दर इंप्रूवमेंट का स्कोप ना हो। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है, हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रही है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कहाँ पे कॉस्ट को और रिड्यूस किया जा सकता है, कहाँ पे कॉस्ट को और रिड्यूस किया जा सकता है। और मैनेजमेंट बोल रही है कोई कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट नहीं है, कोई कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट नहीं है, और कॉस्ट को फर्दर रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली करती रहती है। कॉस्ट रिडक्शन के स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या बोलता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम सेगमेंट करेंगे और इन सारी एक्टिविटीज़ को हम स्टडी करेंगे। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ में डिवाइड करेंगे। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, ऐसी एक्टिविटी जिनका फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने से कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब अगर मैं इन नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज़ को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो क्या होगा, तो फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में जो भी कॉस्ट लग रही थी वो बच जाएगी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूडा, मूरा, मूरी तीनों ही नहीं होने चाहिए। मूडा का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेस्टेज नहीं होने चाहिए। मूरा का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स और मशीनों के ऊपर अनइक्वल बर्डन नहीं होना चाहिए। मूरी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स और मशीनों के ऊपर ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए।
तो अगर मैं इन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को रिमूव कर दूँ तो क्या होगा? फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को रिमूव कर दिया। अब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को रिमूव करने के बाद मुझे क्या हुआ? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में जो भी मेरी कॉस्ट लग रही थी वो सारी कॉस्ट सेव होने लग जाएगी। लेकिन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को रिमूव करने से पहले मुझे एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिनको रिमूव करने के बाद इस फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी में, इसके यूजेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब ये जो रिडक्शन हमने की है ये रियल और परमानेंट नेचर की रिडक्शन होती है। इसके बाद ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को हम सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं और हर सेगमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं और हम वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ फाइंड कर रहे हैं। और जितनी भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है और उनके हटाने पे फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी और यूजेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को हम रिमूव कर देंगे। ये जो प्रोसेस होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कंटिन्यूस रिसर्च करते रहते हैं और हम स्कोप ढूंढते रहते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहते हैं और हम हर स्कोप को एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ पे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कहाँ पे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं और उसे रिमूव किया जा सकता है और कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस एक्टिविटीज़ को सेगमेंट करते हैं। इसके लिए माइकल पॉर्टर ने वैल्यू चेन एनालिसिस दिया है। वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस एक्टिविटीज़ को सेगमेंट करते हैं और फिर हम उसे स्टडी करते हैं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस जो माइकल पॉर्टर ने दिया है उसे भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन के लिए। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर हम 3 अजम्पशंस भी ले रहे हैं। पहला अजम्पशन है कि यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। दूसरा अजम्पशन बोलता है कि यहाँ पे जो रिडक्शन हो रही है, कॉस्ट की रिडक्शन हो रही है, वो रियल और परमानेंट नेचर की है। और तीसरी अजम्पशंस बोलती है कि जो भी हम कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन की वजह से जो भी फिनिश गुड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी, उसका यूज़ इफेक्ट नहीं होता है। तो ये अजम्पशंस हैं कॉस्ट रिडक्शन की। और अगर आप कॉस्ट रिडक्शन को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, उस लिंक को आप ज़रूर देखिएगा।
तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, हम उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम फिनिश गुड प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं? कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? हम सोचते हैं यार एक काम करते हैं, किसी तरीके से मटेरियल कॉस्ट कम कर देते हैं, या लेबर की कॉस्ट कम कर देते हैं, या मार्केटिंग कॉस्ट कम कर देते हैं। तो इस तरह से हम कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में, बिना ये समझे कि इसका कंपनी की वैल्यू एडिशन, जो फिनिश गुड वो अपने कस्टमर को सेल कर रही है, उसके जो वैल्यू एडिशन है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटेजी पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। बिना ये सोचे समझे हम अपनी कॉस्ट को कम करने में लगे रहते हैं। तो टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल होते हैं, जैसे कि आपने बजटरी कंट्रोल सीए इंटर में पढ़ा होगा, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी है, वो भी कॉस्ट कंट्रोल का तरीका है। आपने इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ा है, आपने मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर सीए इंटर में पढ़ा था, उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, वो भी कॉस्ट कंट्रोल का टेक्निक है। रेशियो एनालिसिस आपने पढ़ा है, वो भी कॉस्ट कंट्रोल का एक टेक्निक है। वेरिएंस एनालिसिस, ये सारे टेक्निक्स कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है। और इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? जैसे कि काइजन कॉस्टिंग अप्लाई करना, जस्ट इन टाइम अप्लाई करना, ठीक है, वैल्यू एनालिसिस करना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारे तरीके, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, ये सारे टेक्निक, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारे टेक्निक कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आते हैं। तो हम कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन करते हैं। हमें ऐसा मानते हैं, हम ट्रेडिशनल कॉस्ट के अंदर, हम ट्रेडिशनल कॉस्ट में ये मानते हैं कि अगर हम कॉस्ट को कम कर देंगे ना तो हमारी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉस्टिंग करते क्यों है? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो प्रॉफिट बढ़ाने के क्या तरीके हैं? या तो सेल बढ़ा दो, या जितनी नंबर ऑफ यूनिट आप सेल कर रहे हो उसको बढ़ा दो, या फिर क्या करो, कॉस्ट को कम करो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नंबर ऑफ यूनिट भी बढ़ाना चाहते हैं, सेल भी बढ़ाना चाहते हैं, उसके अलावा कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ताकि कॉस्ट को कम करें। पर हम यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या कर रहे होते हैं? कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने मटेरियल कॉस्ट कम कर दी, लेबर कॉस्ट कम कर दी, मटेरियल कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट कम कर दी। इन सारी कॉस्ट को कम करके हमें लगता है कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देंगे। पर हम ये नहीं सोचते कि अगर हम मार्केटिंग कॉस्ट कम करेंगे तो इसका इफेक्ट कहीं और तो नहीं पड़ रहा है। जैसे मार्केटिंग का कॉस्ट कम कर दो तो क्या पता सेल कम हो जाए। तो हम ये चीज नहीं कंसीडर करते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में। जब हम कॉस्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं या कॉस्ट रिड्यूस कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका इम्पैक्ट किसी और तरीके से कैसे होगा। मतलब हम डिसीजन तो ले रहे होते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं, कॉस्ट रिड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन वहां स्ट्रेटेजीज नहीं अप्लाई कर रहे होते। मतलब स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन नहीं हो रहा होता है। मतलब कॉस्ट को कम करने का इफेक्ट कहीं और क्या होने वाला है वो नहीं कंसीडर किया जाता है। ये हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट था, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, अपने एक्चुअल रिजल्ट को अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। फिर हम देखते हैं अरे यार हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड से सही नहीं है, तो वेरिएंस आ जाते हैं। और फिर हम फाइंड करते हैं ये वेरिएंस आए क्यों है, या ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्यों आया है, ये मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस क्यों आया है। तो हम वेरिएंस क्यों आया है उसका रीजन फाइंड करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट को कम करने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे कि हम क्या कर रहे होते थे, स्टैंडर्ड देखते थे कि देखो भाई हमारी मटेरियल की कॉस्ट ये होनी चाहिए थी, इतनी क्वांटिटी यूज करनी है, लेबर की कॉस्ट ये होनी चाहिए थे, इतने घंटे लेबर काम करेगा। इस तरह से हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए। फिर हम चेक करते हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या लेबर उतनी क्वांटिटी यूज कर रहा है, क्या लेबर उतने घंटे काम कर रहा है, क्या मटेरियल का प्राइस उतना ही है, क्या लेबर को जो आप वेजेस दे रहे हो उतनी ही है। चेक करते हैं, वेरिएंसेस आते हैं तो हम देखते हैं अरे ये वेरिएंसेस क्यों आ गए, चलो चलो इसे रिमूव करते हैं, इसको कम करते हैं, है ना। तो ये तरीके होते हैं हमारे, क्या कहाँ पे होते हैं ये तरीके, हमारे कॉस्ट को कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजीज नहीं अप्लाई कर रहे होते, मतलब कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं बिना ये सोचे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज बाकी जगह पर, इस कॉस्ट को कंट्रोल करने पे बाकी जगह पर इसका क्या असर हो रहा होगा, हम ये सोचते ही नहीं है।
तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट को अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और फिर वेरिएंसेस आते हैं तो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि इंश्योर कर सकें कि फ्यूचर में हमारे जो भी हमने बजट बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए, उसको हम अचीव कर सकें। तो ये हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर होता है। ओके, अब हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशन क्या है, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर लिमिटेशन तो थी ना, कमियां थी ना, तभी तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आया है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर लिमिटेशन क्या थी। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि सिर्फ अगर आप कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस कर रहे हैं या फिर अगर आप सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस कर रहे हैं तो ये इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। क्या एग्जाम्पल लिया है इसको समझते हैं। बोल रहा है कि अगर सिर्फ कंट्रोल और रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पे अगर फोकस कर रहे हो, सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हो तो ये इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है इन्होंने कुछ। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर हम सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने में लग गए तो क्या होगा, हमारी नंबर ऑफ यूनिट सेल होना कम हो जाएगी। हमने मार्केटिंग कॉस्ट तो बचा ली बट यूनिट जो सेल हो रही थी वो कम हो गई, तो हमारी सेल ड्रॉप हो गई। तो कॉस्ट तो कम हो गई बट सेल भी तो कम हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोलता है ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ इंटरनल फोकस कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख रहा है, बस अंदर क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिर्फ ये चीजें देखकर डिसीजन कैसे ले सकते हैं आप। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिसीजन होते हैं उसके लिए आपको सब कुछ देखना चाहिए, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सब कुछ कंसीडर करना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो हम डिसीजन ले रहे होते थे वहां पर सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट को देखा जाता था। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं देख रहा होता है, सिर्फ इंटरनल, अंदर क्या चल रहा है, फैक्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है उसको देख रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं देख रहा है। जैसे कि मार्केट में कॉम्पिटिशन क्या है, मार्केट में मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है मैं तो ये देख ही नहीं रही हूँ। ठीक है, और क्या नहीं देख रही हूँ, मार्केट में ग्रोथ क्या है, कौन सा प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, मार्केट में ग्रोथ कैसी है, मेरे प्रोडक्ट की ग्रोथ कैसी है। ठीक है, अगर मैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डालूंगी तो मेरे प्रोडक्ट की ग्रोथ कैसी होगी। ठीक है, फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की ग्रोथ है भी या नहीं, मार्केट में क्या पता दूसरे लोग दूसरे नए नए प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ गए और मार्केट में मेरे प्रोडक्ट आगे बिकने ही नहीं वाले हैं, तो मेरे प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी ही नहीं। तो ये सब चीजें तो मैं सोचती ही नहीं हूँ कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की ग्रोथ है या नहीं, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ग्रो करेगा या नहीं, ये तो मैं सोचती ही नहीं हूँ, इसको तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा हम और क्या नहीं देखते एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, कस्टमर के रिक्वायरमेंट नहीं देखते हैं। देखो, हमें ना कस्टमर फोकस होना चाहिए, कस्टमर को भगवान मानना चाहिए और जो भगवान बोले वो करना है। लेकिन हम यहाँ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। कस्टमर को तो हम क्या कह रहे हैं, यार प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कम कर रहे हैं, पता नहीं उससे क्वालिटी भी खराब हो जाए, लेकिन हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है अपने कस्टमर को, तो हम क्या इग्नोर कर रहे हैं, हम हमारे कस्टमर को इग्नोर कर रहे हैं। कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है, जो हम ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में आपने कहीं भी पढ़ा है, कस्टमर को समझना है। Every salesperson will tell you how important it is to understand the customer's needs. So how do you go about doing it? Let's look at it from three aspects: business goals, decision criteria, and personal goals. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा है, सीए इंटर में कहीं भी पढ़ा है, कस्टमर को देखो, कस्टमर के रिक्वायरमेंट देखो, कस्टमर क्या चाह रहा है ये देखो। कहीं पे भी हम कस्टमर के नेचर, कस्टमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। तो ये बोलता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में हम नहीं कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, कस्टमर बाहर बैठा है, अंदर नहीं बैठा है, तो उसको तो हम देख ही नहीं रहे हैं, कस्टमर को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स नहीं देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बोल दी इसने, बहुत ज्यादा कॉस्ट कम करने की कोशिश करोगे ना तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी, है ना। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम करना चाहती हूँ, मटेरियल की कॉस्ट कम करना चाहती हूँ, लेबर की कॉस्ट कम करना चाहती हूँ, वेरिएबल ओवरहेड कम करना चाहती हूँ, कम तो कर दूंगी, लेबर जल्दी जल्दी काम करेगा, ठीक है, मटेरियल सस्ता लेकर आ जाऊंगी, है ना, वेरिएबल ओवरहेड कम यूज करूंगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये बोलता है हो सकता है अगर आप
अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे ध्यान दोगे तो आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसेज की क्वालिटी खराब हो सकती है, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर आएगा ही नहीं। देखो कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए। मैं अगर कहीं जा रही हूँ, कोई ड्रेस खरीदने जा रही हूँ, कोई सामान, लैपटॉप खरीदने जा रही हूँ, फ़ोन खरीदने जा रही हूँ, मुझे क्वालिटी चाहिए। अगर मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो मैं वो सामान खरीदूंगी ही नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपने कॉस्ट कम की, जिसकी वजह से क्वालिटी खराब हुई, जिसकी वजह से आपकी सेल कम हो जाएगी, और सेल कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, आपका कस्टमर रूठ के जा चुका है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिलाई कर रहे होते हैं अकाउंटिंग डेटा को। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग डेटा है ना, हम उस पर विश्वास कर रहे होते हैं कि अकाउंटिंग डेटा का मतलब समझ रहे हो कि एक्सपेंसेस जो हमारी बैलेंस पीएनएल और बैलेंस शीट में जो एक्सपेंस, पीएनएल में जो एक्सपेंसेस दिए हैं, ठीक है, आपके ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जो सेल दी हुई है, हम उस पर विश्वास कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, वो आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करती है, ठीक है। जो भी देखो, हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेना, उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों देखो, ठीक है। सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट में आ गई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर आपकी सेल दी हुई है, उसके अंदर आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, तो बोल रहे हैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, मतलब सिर्फ कंपनी की सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखोगे, सिर्फ इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, तो आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं ले सकते हो। दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो ये बोलता है कि जो आपका ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होता है ना, वो इग्नोर करता है डायनामिक मार्केट। डायनामिक है, ये हमेशा बदलता है, हमेशा चेंज होता रहता है, ये इसे इग्नोर करता है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में ये सोचता ही नहीं है मार्केट डायनामिक है, मार्केट बदलती रहेगी, ये इसे कंसीडर ही नहीं करता है। इसके अलावा ये बोलता है इकोनॉमी जो है वो डायनेमिक है, उसको भी इग्नोर किया जाता है। जैसे आप देखो, मार्केट बदली, ठीक है, कोविड की वजह से मार्केट बदली, इकोनॉमी बदली, ठीक है, और वो सब चीज़ें तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो हम इकोनॉमी को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू, हम रिव्यू नहीं देख रहे होते, कस्टमर के रिव्यूज क्या आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारी सर्विसेज के लिए, हम उसे नहीं देख रहे होते, और हम क्या कर रहे होते हैं, जस्ट अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो रिव्यू नहीं कर रहे हैं और इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के फीडबैक लेकर, ठीक है। और हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जो हम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव अप्रोच, हो गई ब्लंडर, कर दी गलती, उसके बाद हम देख रहे हैं यार इसको करेक्ट कैसे करें, ठीक है। गलती करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि करेक्ट कैसे करें, तो ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.